हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम देखेंगे श्वसन चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे बारी बारी से सारी प्रोसेस, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस है, चाहे वो आपकी लिंक रिएक्शन है, चाहे फिर वो आपकी क्रेब साइकिल है, या फिर आपकी ईटीएस है, या जिसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन। तो इन सारी प्रक्रियाओं को हम एक ही चैप्टर के माध्यम से कवर करेंगे। तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है, यानी कि ग्लूकोज को तोड़ के ऊर्जा मुक्त की जाती है। तो श्वसन बेसिकली कैसी प्रोसेस है? एनाबॉलिक और केटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसमें कुछ पदार्थों का संश्लेषण होता है, कुछ पदार्थों को तोड़ा जाता है। तो ये एम्फीबॉलिक प्रोसेस इसे आप बोल सकते हैं, यानी कि इसमें केटाबॉलिक भी है प्रोसेस, यानी कि कुछ पदार्थों को तोड़ा जाएगा, कुछ पदार्थों को यहाँ पे संश्लेषित भी किया जाएगा। तो ये एम्फीबॉलिक है, यानी कि इसमें दोनों ही प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाई दे रहा है, इसकी ये वाली बाह्य झिल्ली है, ये आंतरिक झिल्ली है। आंतरिक झिल्ली में ही आपके F0 कण पाए जाते हैं, जिसे आप बोलते हैं क्रिस्टी कण। अब हम देखेंगे श्वसन की कौन कौन सी प्रक्रियाएं कौन कौन से चरणों में होती हैं। तो आपके सेल ये कहाँ पे होगा? कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, और आपके सेल में पाया जाएगा। कोशिका के कोशिका द्रव्य में आपके क्या होता है? मान लीजिए ये जीव द्रव्य है, और यहाँ पे आपकी चलेगी ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस, चाहे आपके श्वसन ऑक्सीश्वसन हो रहा है, चाहे आपके अनऑक्सीश्वसन हो रहा है, हमेशा ग्लाइकोलाइसिस होगा। और इस प्रक्रिया में आपके CO2 मुक्त नहीं होती है, और ये पहली प्रक्रिया है ग्लाइकोलाइसिस जो हम समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे बेसिक तरीके से अगर हम समझें, तो यहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ के पायरूबिक अम्ल बनाया जाएगा। ग्लूकोज को तोड़ के पायरूबिक अम्ल बनाया जाएगा, और कुछ ऊर्जा यहाँ से क्रिएट की जाएगी। अब कुछ ऊर्जा क्रिएट की जाती है ईटीएस चेन के माध्यम से, कुछ यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल पे ही फॉस्फोरिलीकरण किया जाता है। फॉस्फोरिलीकरण भी हम समझेंगे, टर्म नहीं आती जाएंगे और हम समझते जाएंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस यानी कि इसका अगर हम मीनिंग समझें, तो ग्लूकोज को लाइसिस यानी कि तोड़ना, और तोड़ के पायरूबिक अम्ल बनता है। अब ये जो पायरूबिक अम्ल बना है वो कहाँ बनेगा? कोशिका के कोशिका द्रव्य में बनेगा, और ये पायरूबिक अम्ल ट्रांसफर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियों के मध्य में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जिसे आप बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोल सकते हैं। दोनों झिल्लियों के बीच में जो अवकाश होता है, यहाँ पे आपकी चलेगी लिंक रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि लिंक रिएक्शन इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये क्रेब्स चक्र आपकी चलेगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीव द्रव्य होता है उसे आप बोलते हैं मैट्रिक्स। तो ये क्रेब्स चक्र को और ग्लाइकोलाइसिस को कनेक्ट करके रखती है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। वापस से बता रहा हूँ, जहां पे आपके पायरूबिक अम्ल संश्लेषित हुआ है, वो चला जाएगा आपकी दोनों झिल्लियों के बीच में, और लिंक रिएक्शन बन जाएगी। अब लिंक रिएक्शन में पायरूबिक अम्ल से बनेगा एसिटाइल को एंजाइम ए। यहाँ पे मैं बेसिक तरीके से तुम्हें समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। एसिटाइल को एंजाइम ए बनेगा, और ये अब की बार आपके कहाँ पहुंच जाएगा? मैट्रिक्स में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कुछ पदार्थ बन रहे हैं, कुछ पदार्थ टूट रहे हैं, इसीलिए श्वसन कैसी है? एम्फीबॉलिक प्रोसेस है। तो एसिटाइल कोएंजाइम मैट्रिक्स में पहुंच जाएगा, और ये मैट्रिक्स में उपस्थित एक अभिकारक ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेगा। और ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन का है। तो इस तरह से 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनाता है सिट्रिक एसिड। इसीलिए क्रेब्स चक्र को आगे जाके हम देखेंगे कि उसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल भी है, और सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए इसका नाम TCA साइकिल भी है, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो क्रेब्स चक्र के नाम यहाँ पे हम देख सकते हैं। TCA साइकिल कह रहा हूँ क्योंकि जो पहला स्थायी उत्पाद बना है सिट्रिक एसिड, उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। साथ में ही इसे मैं बोल रहा हूँ सिट्रिक एसिड साइकिल। और क्रेब्स चक्र क्योंकि क्रेब नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था ये, और उनके नाम पे ये चक्र का नाम पड़ा है। उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था इस प्रक्रिया को खोजने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, लिंक रिएक्शन। ग्लाइकोलाइसिस को एक और पाथ बोलते हैं EMP पाथवे। चलिए, बेसिक मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, अब हम देखेंगे किस तरह से ऊर्जा बन रही है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे
पहला पाथ ग्लाइकोलाइसिस, और ये हमेशा कॉमन होता है चाहे आपके श्वसन ऑक्सीश्वसन हो या फिर अनऑक्सीश्वसन हो। तो यहाँ पे इसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि 3 साइंटिस्ट थे, एम्बेडन, मेयरहोफ ऑफ पारनास नाम के साइंटिस्ट थे, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो इसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ग्लूकोज आएगा, ठीक है, ग्लूकोज से शुरुआत होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको फॉस्फोरिलीकरण देखा जाएगा, तो वही हम देखेंगे। तो ग्लूकोज में एक एटीपी, यहाँ पे ऊर्जा देनी पड़ेगी आपको, एक एटीपी खर्च करोगे तो एटीपी टूटेगा आपके एडीपी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। अब ये अकार्बनिक फॉस्फेट है, ये आपके ग्लूकोज से जुड़ जाएगा। अब हमेशा जो फॉस्फेट जुड़ेगा वो सबसे पहले अधिकतम कार्बन संख्या पे जाके जुड़ेगा, क्योंकि वो उसके लिए सुगम होता है जुड़ना। तो ये बना लेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो इसे ही हम बोलते हैं फॉस्फोरिलीकरण। अब प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो उसे प्रकाश की फॉस्फोरिलीकरण कह रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो उसे ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण भी कहते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज कर दिया जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब ये दोनों ही आइसोमर होते हैं। अब यहाँ पे एक एंजाइम आता है जिसका नाम है आइसोमरेज, और ये चेंज कर देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब देखिए फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में वापस से एक एटीपी की मदद से एटीपी खर्च किया जाएगा और इसे बना दिया जाएगा फ्रुक्टोज 16 बाइफॉस्फेट। तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहला कार्बन अधिकतम संख्या पे जुड़ता है, दूसरा कार्बन पहली संख्या वाले कार्बन परमाणु पर जुड़ने की ट्राई करता है, क्योंकि क्योंकि यह उसके लिए सुगम रहता है। तो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा फ्रक्टोज 16 बाइफॉस्फेट, ठीक है। तो इसका नाम हो गया, दो हमने एटीपी खर्च कर दी यहाँ पे, अब इसका नाम हो गया फ्रक्टोज 16 बाइफॉस्फेट। अब इसे दो पदार्थों में चेंज किया जाएगा, फ्रक्टोज 16 बाइफॉस्फेट को एल्डोलेज एंजाइम आएगा आपका, और ये से चेंज कर देगा डाइहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट। तो डीएचपी की फुल फॉर्म आप यहाँ पे कहीं लिख लीजिएगा, और पीजीएल भी आएगा आपके, तो इनकी मैं लिख दे रहा हूं आपको। इसका होता है फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। और डीएचपी होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। अब ये क्या है, अस्थायी उत्पाद है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये कुछ समय के लिए बनता है, ये खुद को चेंज कर देता है वापस से पीजीएल में, ठीक है। अब एक और उत्पाद बनता है पीजीए, तो वो होता है आपके फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड। तो ये कुछ शॉर्ट नाम है जो मैं बता रहा हूं आपको। अब देखिए फ्रक्टोज 16 बाई या फिर डाइफॉस्फेट दोनों बोल सकते हैं इसे, दो प्रोडक्ट में टूट जाएगा, डाइहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट और फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। तो देखिए डाइहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट कैसा है, अस्थाई होता है, और ये वापस से चेंज हो जाता है पीजीएल में। तो इस तरह से पीजीएल के दो अणु आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि एक तो वो खुद है ही, बाकी डीएचएपी वो भी पीजीएल में चेंज हो गया है। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपको फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के दो अणु आपके पास में मिल गए। और अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ये बना दोनों प्रोडक्ट मिलके बन जाएंगे 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। क्या मिलके दोनों 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अब यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम आएगा, डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम आएगा, और ये एल्डिहाइड से एसिड बनाएगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और इस प्रोसीजर में आपको दो NADPH2 मिलेंगे, NADPH2 मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो हमेशा ध्यान रखना, डिहाइड्रोजनेज जब भी आएगा वो हमेशा आपको एनर्जी पकड़ा के जाएगा। तो दो NAD+ की उपस्थिति में डिहाइड्रोजनेज आया है तो हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 2 NADPH2। और ये कब हुआ है, एल्डिहाइड से अम्ल बनने के दौरान। अब आपको मिल गया 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसके दो अणु चलते रहेंगे अब, ठीक है। अब क्या होगा, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आपके पहले कार्बन से फॉस्फेट अणु हटेगा यहाँ से, ठीक है। अब एक अणु से एक फॉस्फेट जा रहा है तो दो अणु से दो फॉस्फेट जाएंगे, तो इस तरह से आपको दो एटीपी यहाँ से मिल जाएंगे। तो दो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ने बना दिया यहाँ पे दो एटीपी।
वापस से बता रहा हूं, क्योंकि एक अणु से पहले कार्बन से फॉस्फेट गया है तो दो अणु से कितने जाएंगे, दो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 एटीपी आपको मिल जाएंगे। फिर आपको ये प्राप्त हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अब आगे दो अणु चलते रहेंगे इनके। ठीक है, ओके। अब 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। अब यहां पे तुम्हारे क्या होगा, अब यहां पे इनॉल समूह पे एक फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ा जाएगा और यहां पे वापस से आपकी क्या होगा, फॉस्फेट को जोड़ा जिसका नाम हो जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। क्या हो गया, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। ठीक है, अब फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से यहां पे आपके आएगा पायरुवेट काइनेज, और पायरुवेट काइनेज की उपस्थिति में यहां पे वापस से फॉस्फेट ग्रुप मुक्त होंगे क्योंकि पायरुविक अम्ल बन रहा है। तो इसका नाम क्या है, फॉस्फोइनॉल पायरुविक अम्ल। ठीक है, पायरुविक एसिड। अब यहाँ पे इनॉल समूह से 2 फॉस्फेट ग्रुप जब अलग होंगे तो आपको 2 एटीपी प्राप्त हो जाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा पायरुविक अम्ल। तो इस तरह से आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पे एनर्जी बनी है और कहाँ कहाँ पे आपने एनर्जी खर्च की है। तो ऊपर तो यहाँ पे डायरेक्ट एटीपी खर्च किए जा रहे हैं, आपको पता है फॉस्फोरिलीकरण के टाइम पे। एल्डिहाइड से एसिड बना है तब आपके 2 NADPH2 बने हैं, और 3 PGA बना है उस टाइम पे आपके 2 ATP बने हैं। यहाँ पे इनॉल एंजाइम आया है, फॉस्फेट ग्रुप इनॉल एंजाइम आया है, यहाँ पे फॉस्फेनॉल पायरुविक अम्ल बन गया, और लास्ट में आपकी वापस से एनर्जी क्रिएट हुई है जब इनॉल समूह से फॉस्फेट ग्रुप अलग हुआ है। तो इस तरह से आपके देखिए 2 NADPH2 से कितने एटीपी प्राप्त हो जाएंगे आपको। अब देखिए ये जो NADPH2 है ये अभी एटीपी नहीं बनाएगा, ये ETS चेन तक रुका रहेगा, और जैसे ही ये ETS में जाएगा तब ये आपकी एटीपी बनाएगा, और इस प्रकार के चक्र को कहते हैं आप ETS के माध्यम से फॉस्फोरिलीकरण होना। लेकिन यहाँ पे देखिए जो डायरेक्ट एटीपी बना रहे हैं बिना ETS के माध्यम से, इसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलीकरण, यानी लेवल फॉस्फोरिलीकरण। आधारी स्तर पे ही यहाँ पे एटीपी बन गया है, क्रियाकारक स्तर पे ही, इसे ETS चेन में जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो यहाँ पे हम देखें तो 2 NADPH2 बने हैं और लास्ट में 4 ATP आपको प्राप्त हुए हैं। तो ये एक NADPH2 ETS चेन के माध्यम से 3 ATP बनाता है, तो 2 कितने बनाएंगे, 6 ATP। तो इस तरह से टोटल 6 और 4 कितने हो गए, 10 ATP। 10 ATP यहाँ पे बने हैं। अब हमने खर्च कितने किए हैं, शुरुआत में 2 ATP हमने फॉस्फोरिलीकरण में यूज किए हैं, तो 10 में से 2 आपकी घटा दीजिए। तो इस तरह से आपको ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATP का शुद्ध लाभ होता है। और जिसमें आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलीकरण पे बने हैं यहाँ, तो कितने बने हैं, 4 एटीपी बने हैं। कितने बने, 4 एटीपी, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी के 6 एटीपी कहां से बने, वो ETS चेन के माध्यम से। तो इस तरह से 8 एटीपी का आपको यहाँ पे शुद्ध लाभ हो जाता है। अब आपके पायरुविक अम्ल आपको प्राप्त हो चुका है। अब हम अगली प्रक्रिया पे चलते हैं जिसका नाम है लिंक रिएक्शन। अब लिंक रिएक्शन देखिए, ये भी बहुत अच्छी आपके एग्जाम वाइज क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है। इसमें 5 आपके सहकारक काम करते हैं। पायरुविक अम्ल आपको प्राप्त हो चुका है, और इसका स्पेस कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियों के मध्य। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों झिल्लियों के मध्य ये होता है। तो पायरुविक अम्ल से CO2 को तोड़ा जाएगा, और पायरुविक अम्ल से CO2, क्योंकि 2 अणु चल रहे हैं तो 2 CO2 निकलेंगे यहां से, और आपके एसीटेट ग्रुप आपको प्राप्त हो जाएगा, एसीटेट ग्रुप। अब एसीटेट ग्रुप में को एंजाइम ए को जोड़ दिया जाएगा, तो इस तरह से आपको एसिटाइल को एंजाइम ए के 2 अणु आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पे 5 सहकारक कौन कौन से काम करते हैं, एक आता है आपके NADP+, एक मैग्नीशियम ग्रुप, एक आता है La लिपोइक एसिड, एक होता है TPP थाइमीन पायरोफॉस्फेट, और एक आपका कोएंजाइम ए। ये पूछ लिया जाता है कौन कौन से सहकारक, La यानी कि लिपोइक एसिड। तो यहाँ पे 5 सहकारक काम करेंगे जो पायरुविक अम्ल को एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें 2 अणु प्राप्त हुए थे
एक अणु से एक एसिटाइल को एंजाइम मिलेगा तो दो से दो एसिटाइल को एंजाइम ये आपको प्राप्त हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको दो NADP प्लस से दो NADPH2 प्राप्त हो जाएंगे, जो आगे जाके ETS में आपके 6 ATP बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको शुद्ध लाभ हो गया 6 ATP का। और यहाँ पे अगर आपसे एंजाइम पूछा जाएगा तो वापस से वही डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आएगा, नाम इसका अलग हो जाएगा आपकी बार, पायरूवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। जिस अभिकारक को आप तोड़ रहे हो उस एंजाइम के नाम पे डिहाइड्रोजनेशन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो एसिटाइल को एंजाइम ये प्राप्त हो चुके हैं। अब ये एसिटाइल को एंजाइम कूद जाएगा आपके मैट्रिक्स में, तो 6 ATP यहाँ में मिल गए। अब हम चलते हैं हमारे मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र को कंप्लीट करने। अब देखिए क्रेब्स चक्र, इसे हम TCA साइकिल कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। अब इसके सारे एंजाइम आपके मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। एकमात्र एंजाइम है जिसका नाम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पाया जाता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। एकमात्र एंजाइम है आपके पूरे क्रेब्स चक्र में जो आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है, बाकी सब किस में पाए जाएंगे, आपके मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्रेब्स चक्र अकेला ही ऐसा आपके पूरी प्रोसेस है जिसमें कई सारे ऐसे पदार्थ बनते हैं जो आगे जाके दूसरी प्रक्रियाओं में काम आएंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहला अभिकारक कौन सा है जो एसिटाइल कोएंजाइम को लेगा, तो ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल पहला ऐसा अभिकारक है जो इससे अभिक्रिया करेगा। तो इसके 2 कार्बन है और ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के 4 कार्बन है, तो आपको 6 कार्बन का प्रोडक्ट मिल जाएगा सिट्रिक एसिड साइकिल। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देखिए हम एक एसिटाइल कोएंजाइम को क्रेब्स चक्र में प्रवेश करवा रहे हैं, तो जितनी भी एनर्जी बनेगी वो एक एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए मैं बताऊंगा। अब आपको 2 अणु प्रवेश करवाएंगे तो वहां पे आपको दुगना एनर्जी बनानी पड़ेगी। अब देखिए सिट्रिक एसिड साइकिल बन गया, ओके। आगे सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में यह बना है, वापस से सिट्रेट एसिड से बन जाता है आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट वापस से 6 कार्बन का है। अब वापस से हाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स की मदद से डिहाइड्रोजनेशन होगा और यहाँ पे एक NADPH2 का क्रिएशन होगा और आपकी एक CO2 निकल जाएगी यहाँ से, तो ये डिकार्बोक्सिलीकरण भी होता है। और यहाँ पे आपको 5 कार्बन का पहला उत्पाद मिलेगा जिसका नाम होता है अल्फा कीटोग्लूटरिक अम्ल। तो आपसे पूछा जाता है क्रेब्स चक्र में पहला 5 कार्बन का स्थायी उत्पाद कौन सा बनता है, तो वो अल्फा कीटोग्लूटरिक अम्ल बनता है, ठीक है। फिर वापस से सक्सीनाइल कोएंजाइम ये बनेगा, वापस से डिहाइड्रोजनेशन होता है, यहाँ पे वापस से NADPH2 बन जाता है। और ये कैसे होता है, 4 कार्बन का है आपके, ठीक है, क्योंकि वापस से एक CO2 निकल जाती है यहाँ से। तो सक्सीनाइल कोएंजाइम ए कितने कार्बन का हो गया, 4 कार्बन का। अब देखिए ये जो प्रक्रिया है अल्फा कीटोग्लूटरिक अम्ल से जो सक्सीनाइल कोएंजाइम बना है, ये सेम आपकी लिंक रिएक्शन की तरह होती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए क्रेब्स चक्र में कौन सी प्रक्रिया लिंक रिएक्शन की तरह होती है, तो ये वाली होगी, क्योंकि यहाँ पे एक CO2 निकला है, बाकी सारे कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे काम करते हैं, TPP, La, मैग्नीशियम, तो इस तरह से सेम लिंक रिएक्शन की तरह ये हो रही है। अब हमारे पास में 2 NADPH2 यहाँ पे बन चुके हैं। अब सक्सीनाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन का है, अब यहाँ पे आपकी GTP बनेगी, ठीक है, आधारी स्तर पे ही GTP बनेगी और एक 4 कार्बन का प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसका नाम होता है सक्सीनेट। क्या होता है, सक्सीनेट होता है। अब सक्सीनेट को वापस से हाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स आएगा और FeD+ को FeDH2 में तोड़ बना दिया जाएगा और यहाँ पे आपको फ्यूमेरेट अम्ल प्राप्त हो जाता है। फ्यूमेरेट अम्ल प्राप्त हो जाता है और ये भी कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। अब फ्यूमेरिक अम्ल को चेंज कर दिया जाता है मैलिक अम्ल में, ये भी 4 कार्बन का है आपके। अब देखिए वापस से एनर्जी बनेगी आपकी, मैलिक अम्ल को चेंज किया जाता है ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में और डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स यहाँ पे वापस से आ जाता है, तो यहाँ पे एक NADPH2 बन जाता है। तो जहां पे भी आपके NADPH2 बन रहा है वहां पे हमेशा आप एंजाइम लेके चल सकते हो डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। अब देखिए कितनी एनर्जी बनी है यहाँ पे आपको देखनी है, तो देखिए 3 NADPH2 बने हैं, देख सकते हो, 1, 2 और ये 3। अच्छा कितने FADH2 बने हैं, सक्सीनेट और फ्यूमेरेट के मध्य में एक FADH2 बना है और एक GTP या फिर ATP, GTP या फिर ATP, ठीक है। अभी इनसे GTP लिख देते हैं,
यानी एक जीटीपी प्राप्त हुआ है। अब देखिए ये एक एसिटाइल कोएंजाइम के लिए है, तो आपको जब ये एटीएस में जाएगा तो आपको 9 यहाँ पे मिल जाएंगे एटीपी, और एक FADH2 से आपको 2 एटीपी प्राप्त हो जाते हैं एटीएस में, और एक जीटीपी से आपको एक एटीपी प्राप्त हो जाता है। तो टोटल आपको 12 एटीपी यहाँ पे प्राप्त होते हैं क्रेब्स चक्र में। ठीक है, अब क्योंकि ये एक एसिटाइल कोएंजाइम के लिए निकाला है हमने, अब क्रेब्स चक्र 2 बार चलेगा, तो इस तरह से आपको 24 एटीपी प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार कंफ्यूज हो जाता है। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्रेब्स चक्र में कितने NADPH2, FADH2 या फिर GTP प्राप्त हुए हैं, तो 3 NADPH2, 1 FADH2 और 1 GTP प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक NADPH2 से ETS चेन के माध्यम से कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? 3 एटीपी प्राप्त होते हैं। एक FADH2 से 2 एटीपी प्राप्त होते हैं, और एक GTP से 1 एटीपी प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे ऊर्जा संरक्षी कार्यक्रम में देखें तो हमारे ग्लाइकोलाइसिस में कितने हमें एटीपी प्राप्त हुए हैं? शुद्ध एटीपी जो लाभ हुआ है 8 एटीपी का। लिंक रिएक्शन में देखें तो हमें कितने एटीपी प्राप्त हुए हैं? 6 एटीपी। और अगर क्रेब्स चक्र में देखें तो हमें प्राप्त हो गए हैं 24 एटीपी। तो इस तरह से अगर आप टोटल करेंगे तो आपको 38 एटीपी प्राप्त होगा, यानी एक ग्लूकोज के अणु को तोड़ने पे आपको श्वसन में, ऑक्सीश्वसन में 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। यहाँ पे ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ऑक्सीश्वसन चल रहा है, ये अनऑक्सीश्वसन नहीं है। ठीक है, अनऑक्सीश्वसन में तो आपको केवल 2 एटीपी ही प्राप्त होंगे। तो 38 एटीपी, कुछ साइंटिस्ट इसे 36 एटीपी में मान के चलते हैं, लेकिन जो आधुनिक रिसर्च है उसके हिसाब से आप 38 एटीपी ही इसे लेके चलें। अब हम चलते हैं ईटीएस पे। ईटीएस में सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या फिर इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हिंदी में लिख लीजिए इसे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। तो यहाँ पे आपके 5 कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5। और ये होता कहाँ पे है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में ये चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, ओके। तो सारे स्पेस भी पता होने चाहिए कि कौन कौन से स्थान पे आपकी कौन कौन सी प्रक्रिया चल रही है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में आपके कंपोनेंट है FMN यानी फ्लेवो मोनोन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन, या फिर NADH2 डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स काम करता है। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कोबाल्ट क्यूनिन प्रोटीन, और यहाँ फिर FADH2 डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, यहाँ फिर से सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स थर्ड में आपके आ जाते हैं साइटोक्रोम B और C1। कॉम्प्लेक्स 4 में आ जाते हैं साइटोक्रोम A और A3, इसे हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है कॉम्प्लेक्स 4 का, इसे हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी कहते हैं। फिर आता है आपका लास्ट 5th वाला, जिसे हम बोलते हैं ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस तरह से 5 आपके कॉम्प्लेक्स हैं। हम देखिए इनकी इनहिबिटर भी हैं जो इन्हें अवरुद्ध भी कर देते हैं। ये ऐसे रसायन हैं जो इस कॉम्प्लेक्स को क्या कर देते हैं, कार्य नहीं करने देते हैं। जैसे रोटिनोन है, एमाइटेल है, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को काम नहीं करने देता है। एंटीमाइसिन है, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड को काम नहीं करने देता है। साइनाइड आ जाए तो ये आपके कॉम्प्लेक्स 4 को काम नहीं करने देता है। ये इसके लिए क्या है, संदमक की तरह काम करते हैं। तो आपको पूछा जाता है कई बार कि कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या है, तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नाम है। थर्ड में कौन है, B और C1 है। अब हम चलते हैं किस तरह से ये हो रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, और ये आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और ये आपके मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स जो आएंगे आपके, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो आपके हाइड्रोजन को ग्रहण करके अभिकारकों के माध्यम से कहां भेजने की ट्राई करेंगे, दोनों झिल्लियों के मध्य में भेजने की ट्राई करेंगे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में भेजने की ट्राई करेंगे। ठीक है, जैसे NADH2 है पहला कॉम्प्लेक्स, आपका कॉम्प्लेक्स हमने पढ़े हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में आपका पहला है NADH2, दूसरा FADH2 है। तो देखिए पहले कॉम्प्लेक्स ने क्या किया है, NADH2 ने हाइड्रोजन को कहां भेज दिया है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में भेज दिया है। फिर वापस से ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन
कहाँ आ गए हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन पे आ गए हैं, और फिर ये दूसरे इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स पे चले जाएंगे जहां पे FeDH2 आ जाएगा, और ये अपने हाइड्रोजन को कहां भेज देगा, आपके पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में भेज देगा। ठीक है, फिर वापस से कोबाल्ट क्यूनोन से साइटोक्रोम बी पे पहुंच जाएंगे, फिर आपके आयरन सल्फर प्रोटीन के माध्यम से आपके साइटोक्रोम बी और C1 के मध्य, फिर आपके साइटोक्रोम सी से साइटोक्रोम ए पे, और ए और E3 कौन से कॉम्प्लेक्स हैं, चौथे कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथे कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाएंगे, यानी कि हर बार आपका कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अगले कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाएगा और हाइड्रोजन को वो धकेलेगा कहाँ की तरफ, दोनों झिल्लियों के मध्य में। ठीक है, अब एक ऐसा टाइम आएगा जब हाइड्रोजन आपकी दोनों झिल्लियों के मध्य बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना देता हूँ, ये क्या किस तरह से बताने की ट्राई कर रहे हैं। देखिए ये आपकी चल रही है इनर मेम्ब्रेन में, और ये H+ को भेज रहे हैं इधर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आपकी इसी आंतरिक झिल्ली पे ही घूम रहा है, किसके माध्यम से, कॉम्प्लेक्स के माध्यम से। वो एक तरह से इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे बॉल को फेंक रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, और एनर्जी बॉल को फेंकने पे जो मुक्त हो रही है वो दोनों झिल्लियों के मध्य में हो रही है। तो यहाँ पे H+ एक टाइम के बाद बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अब जब H+ एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो आपकी प्रोटॉन प्रवणता बन जाएगी। ठीक है, प्रोटॉन प्रवणता बन जाएगी, और कुछ समय बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रवणता भी, आपको इलेक्ट्रॉन विभव में भी अंतर देखने को मिलेगा। ये दोनों विभव मिलके आपके बनाते हैं इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स, EMF, इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स। ठीक है, तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा, कुछ समय बाद H+ को जो यहां पे इकट्ठे हुए हैं वो पांचवें कॉम्प्लेक्स के माध्यम से, कहां जाने की ट्राई करेंगे, वो मैट्रिक्स में पहुंचने की ट्राई करेंगे, और वो F1 कण से होके गुजरेंगे, और 2 H+ आयन जैसे ही गुजरेंगे वैसे ही आपके एक ATP का निर्माण हो जाएगा। पुराने साइंटिस्ट मानते थे कि 2 H+, लेकिन अब माना जाता है कि 3 H+ एक ATP के लिए गुजरना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि ये जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों को भेजा जा रहा है, वो आंतरिक झिल्ली पे हो रहा है, और ये हाइड्रोजन को इकट्ठा कर रहे हैं दोनों झिल्लियों के मध्य में। और जैसे हाइड्रोजन इकट्ठी हो जाएगी तो मैट्रिक्स में तो कम है हाइड्रोजन, झिल्लियों में ज्यादा है, तो ये H+ इधर आने की ट्राई करेंगे, और ये इधर आने की ट्राई करेंगे किसके माध्यम से, आपके ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स के माध्यम से। तो इससे जैसे ही होके गुजरेंगे, यहां से देखिए 2 H+ गुजरने की ट्राई करेंगे, जैसे ही आपके एक ATP बन जाएगा। अब 2 H+ की जगह कुछ साइंटिस्ट अब इसे 3 H+ भी मानते हैं, 3 हाइड्रोजन आयन निकलेंगे तब आपके एक ATP मिलेगा, और ये हाइड्रोजन आयन बाद में आपके जल भी बना सकता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं यहाँ पे। सबसे लास्ट आपसे पूछा जाता है कि सबसे लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स कौन सा है, तो वो आपके कौन सा ATP सिंथेटेज है। साइटोक्रोम A और E3 ये कॉपर युक्त होते हैं, साइटोक्रोम बी और C1 इससे जस्ट पहले वाले होते हैं, जिनके मध्य में आयरन सल्फर प्रोटीन पाई जाती है। तो ये भी इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को आगे भेजने की ट्राई कर रहे हैं और H+ को धकेल रहे हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे आपके NADPH2 को तोड़ा जाएगा, H+ को भेजा जाएगा, और ये जो H+ है आगे जाके इसे ATP बना देते हैं। तो एक NADPH2 से आपको 3 ATP प्राप्त हो जाते हैं, और एक FeDH2 से 2 ATP प्राप्त हो जाते हैं, और एक GTP से आपको 1 ATP प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी पूरी श्वसन प्रक्रिया है जिसको आप देख सकते हैं, वहां पर पढ़ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से एक ग्लूकोज के अणु के तोड़ने से 38 ATP आपको प्राप्त होते हैं। आई होप दिस चैप्टर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स, आई विल बी मीटिंग यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।